प्यारे बच्चों, आज हम आपको नई भाषा आपके लिए जो प्रयुक्त हुई है कक्षा 5 में, उसका ज्ञान करा रहे हैं। इसको जो नए विद्यार्थी संस्कृत सीखने में इंटरेस्टेड रहते हैं, संस्कृत सीखने के इच्छुक विद्यार्थी भी अगर इस वीडियो को देखेंगे तो उन्हें भी उनकी भी संस्कृत के प्रति रुचि जागृत होगी। तो संस्कृत कोई ऐसी क्लिष्ट भाषा नहीं है। जब आप किसी भी श्लोक को सुनते हो तो आप कहते हो कि अरे ये तो बहुत कठिन भाषा है, ये तो हमें समझ में ही नहीं आ रही है। तो ऐसा नहीं है, संस्कृत इतनी क्लिष्ट नहीं है। जब हम अंग्रेजी पढ़ते हैं तो अंग्रेजी तो विदेशी भाषा है, वो भी तो हम सीखते ही हैं ना, तो उसमें तो हमें कठिनता कम लगती है। ऐसे ही संस्कृत तो हमारी अपनी भाषा है। आपको पता है कि जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, सबसे प्राचीन ग्रंथ भारत के कौन से हैं? वेद। और वेद कितने हैं? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चारों वेद संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। और संस्कृत भाषा को देववाणी भी कहा जाता है। देववाणी मीन्स देवताओं की वाणी या देवताओं के मुख से निकली हुई वाणी। ओके, तो संस्कृत का ज्ञान हमें इसलिए ज़रूरी है, एक तो ये हमारे सिलेबस में है, दूसरा इसके द्वारा हम विभिन्न ग्रंथों को पढ़ने में समर्थ हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चे यंगस्टर्स मिलते हैं तो उनकी ये इच्छा रहती है कि मैम आप संस्कृत की क्लासेस ऑनलाइन पढ़ा दीजिए, क्योंकि हम तो बाहर रहते हैं, जॉब भी करते हैं, तो हमें तो संस्कृत सीखनी ही है। हम चाहते हैं कि कम टाइम में हम संस्कृत सीख लें। तो मुझे उन्हीं बच्चों ने ये आइडिया दिया कि आप ऑनलाइन क्लासेस शुरू कराओ या अपना चैनल बना दीजिए, उससे हमें जब भी टाइम होगा तो हम समय समय पर संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे। तो प्रारंभिक ज्ञान से आज हम शुरू कर रहे हैं। जिन भी बच्चों को संस्कृत सीखनी है या जिनके लिए नया विषय है संस्कृत का, उनके लिए आज से मैं ये चैनल स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे हमने यहाँ पर एक वीडियो पहले डाला था, लेकिन आज आपको बोर्ड के माध्यम से बता रही हूँ ताकि आपके लिए सभी कुछ इजी हो जाए। तो संस्कृत सबसे पहले देखिए, हमने फिलअप्स थोड़े से बना दिए हैं। भारत की सबसे प्राचीन भाषा क्या है? आपको अभी अभी मैंने बताया, ये संस्कृत है। और संस्कृत को अनेक भाषाओं की जननी कहा जाता है। जननी कहते हैं माता। माता विभिन्न बच्चों को उत्पन्न करती है ना। तो ऐसे ही संस्कृत भाषा अनेक भाषाओं की माता कही जाती है। ओके, यहाँ दूसरा हमारा फिलअप भी यही है, संस्कृत भाषा को अनेक भारतीय भाषाओं की जननी। आपने पर्यायवाची पढ़े हुए हैं, तो माता का पर्यायवाची जननी भी है। फिर इसके बाद हमें ये जानना है कि भाषा के रूप कितने हैं। जब हम कोई भी बात आपस में बोलकर प्रकट करते हैं दूसरे को, या लिखकर प्रकट करते हैं, हम अपने भावों को आप तक कैसे पहुंचा रहे हैं? बोलकर और लिखकर, दोनों माध्यम से पहुंचा रहे हैं। तो भाषा के 2 रूप हैं। अच्छे से सुनते जाइए, समझते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और संस्कृत आपको बहुत इजी लगने लगेगी। ठीक है, भाषा के 2 रूप हैं। कौन कौन से 2 रूप हैं? मौखिक और लिखित। फिर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण। वर्ण मीन्स जो हम बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, आ आ ई ई उ ऊ का ख ग घ ङ च छ ज ज न, ये सब वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे छोटी इकाई भाषा की होती है वर्ण। और वर्णों के समूह को, यहाँ देखिए मैंने चार्ट भी बनाया हुआ है, अभी हम इस पर भी आएंगे, थोड़ी देर में बताते हैं आपको। वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। जैसे माली जब फूलों की माला बनाता है तो उसमें बहुत सारे फूल डालता है, बहुत सारे फूलों से ही तो हार बनता है और उसको हम माला बोलते हैं। तो पुष्प गुच्छ, पुष्पों के गुच्छों से जो बनाया जाता है उसको पुष्पमाला बोलते हैं। तो वर्णों से जो बनाया जाता है, वर्णों की जो माला बनाई जाती है, उसको हम वर्णमाला कहते हैं।
ये हमारी वर्णमाला है। यहाँ आप देख रहे हो, अभी हम इस टॉपिक पर भी आएंगे धीरे धीरे। पहले हम ये छोटे छोटे फिलअप्स करते हैं। संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? 46 पूरी संस्कृत वर्णमाला में 46 वर्ण है। और इन वर्णों को हमने कितने भागों में विभाजित किया है? 2, जो क्या कहलाते हैं? स्वर और व्यंजन। देखिए, इन वर्णों को हमने 2 भागों में विभाजित किया है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है अयोगवाह। अयोगवाह ये नया शब्द है आपके लिए। अयोगवाह ये ना स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन, ठीक है। ये 2 होते हैं, ध्यान से देखो, ये 2 होते हैं। पहला है अनुस्वार। अनुस्वार किसे कहते हैं संस्कृत में? जब हम किसी शब्द के ऊपर अंग की मात्रा लगाते हैं। जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं अ आ इ ई, वहाँ पर अंग भी आता है, छोटा अंग बड़ा अंग, आपने पढ़ा हुआ है। तो जब हम किसी भी वर्ण के ऊपर अंग की मात्रा लगाकर प्रयोग करते हैं, वो अनुस्वार कहलाता है। ये संस्कृत में नया शब्द है। उसके बाद आता है विसर्ग। आप देखते हो कई शब्दों के आगे 2 डॉट्स लगे होते हैं, ध्यान से देखिए, 2 डॉट्स ऐसे ही लगा देते हैं हम लोग। जैसे हमने लिखा नृप शब्द, अब अगर हम इसके आगे 2 डॉट लगा देंगे तो ये हमारा संस्कृत का शब्द बन जाएगा नृपः, ठीक। इसी को हम विसर्ग कहते हैं। तो ये 2 होते हैं अयोगवाह, पहला अनुस्वार और दूसरा विसर्ग। विसर्ग जब शब्दों के आगे हम डबल डॉट लगाते हैं उसको बोलते हैं, और अनुस्वार जब हम वर्ण के ऊपर बिंदी लगाते हैं वो अनुस्वार कहलाता है। अब ध्यान से देखिए, हम आते हैं वर्णमाला पर। हमने यहाँ पर आपको दिया वर्ण, ठीक है। वर्ण के कितने भेद बताए हमने? 2। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। आप देखो, मैंने नीचे लिखा हुआ है, स्वर 13 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं, 33। तो देखो ध्यान से, अ आ इ ई उ ऊ री ऋ री ए ओ ओ, ये 13 स्वर कहलाते हैं और ये बिना किसी वर्ण की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं। इनका उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, ओके। जैसे हमने यहाँ देखिए फिलअप भी किया है, स्वरों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता डैश लेनी पड़ती है। ये मैं आपसे लास्ट में पूछूंगी अब। और इसके बाद आते हैं हमारे व्यंजन। व्यंजन देखिए ध्यान से, हमने लिखा है क ख ग घ ङ, तो इसका हमने नाम दिया है क वर्ग। क वर्ग क्यों दिया है? वर्गों का जो नाम है वो वर्ण के पहले वर्ण से होता है। जैसे क पहला है पहली लाइन में, तो हमने इस वर्ग का नाम दिया क वर्ग। दूसरा है च छ ज झ ञ, तो इसका पहला वर्ण क्या है? च, इसी के नाम पर च वर्ग हमने इसका नाम दिया है। ऐसे ही ट ठ ड ढ ण, तो इसका पहला वर्ण ट, तो हमने टवर्ग नाम दिया है। फिर त थ द ध न, इसको हम तवर्ग कहते हैं। और प फ ब भ म, इसको हम प वर्ग कहते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 5 वर्ग इनके बनते हैं। तो 5 5 जब 25। फिर य र ल व श श स ह, 25 ये हो गए। 26 27 28 29 30 31 32 33, तो व्यंजन हमारे कितने हुए? 33। और स्वर कितने हैं? 13। ये बात ध्यान से समझ लीजिए कि देखिए, स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। और आप देखते हो व्यंजन वाले जितने भी शब्द लिखे हुए हैं सबके नीचे ये लाइन है, हर वर्ण के नीचे ये लाइन है।
ऐसा क्यों? जैसे हमने पहला शब्द क लिखा है तो हमने क के नीचे ये लाइन लगा दी, तो इसका मतलब है कि ये आधा वर्ण है। इसको हम जो ये लाइन लगाते हैं इसको हम संस्कृत में बोलते हैं हलंत। और हलंत जब लग जाता है किसी भी वर्ण में तो वो आधा वर्ण उच्चारित किया जाता है। ठीक है, आधा मीन्स हम बोलेंगे क, इतना भी, क्योंकि इसमें स्वर नहीं लगा है। लेकिन जब हम इसमें क प्लस अ स्वर लगा देते हैं तब ये पूरा बनता है क। ठीक, तो ये आपको हलंत, विसर्ग और अनुस्वार ये 3 नए शब्द आज मिले हैं। पहले वीडियो में संस्कृत समझने के लिए हमें इन 3 शब्दों का ज्ञान बहुत अधिक आवश्यक है और स्वर और वर्ण भी जानने चाहिए। देखो, अब हमने आपको यहाँ पर एक फिलअप दिया, स्वरों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। क्योंकि देखो आप स्वरों के नीचे हलंत नहीं लगा है, किसी भी स्वर के नीचे हलंत नहीं है, जबकि व्यंजन में प्रत्येक व्यंजन में हलंत है। तो व्यंजन बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोले जाते हैं। व्यंजनों को सदैव स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। बिना स्वरों के व्यंजन अपूर्ण रहते हैं और उनके नीचे हलंत लग जाता है। आपने ध्यान से देखा कि हलंत जब हमने लगाया फिर उसमें स्वर मिलाते हैं क प्लस अ, तब ये पूरा का बनता है, अदरवाइज ये आधा का बनेगा। ठीक है, तो ध्यान से एक बार रिकैप कर लीजिए। जैसे भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। संस्कृत भाषा को अनेक भारतीय भाषाओं की जननी कहा जाता है। ये हम आपको बताएंगे कि किस किस भाषा की जननी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको चैप्टर वाइज बताते जाएंगे। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक जैसे मैं बोल रही हूँ, बोलकर बता रही हूँ, और लिखित लिखकर भी साथ साथ बता रही हूँ। तो भाषा के हम आप तक जो भी बात पहुँचा रहे हैं 2 रूपों के माध्यम से पहुँचा रहे हैं, मौखिक रूप से भी और लिखित रूप से भी। फिर भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये सारा हमारा वर्णमाला कहलाएगा। फिर संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? 46। इन वर्णों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से भागों में विभाजित किया है? स्वर और व्यंजन। अब आप देखो स्वर कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री, री, ए, ओ। ये हमारे स्वर कहलाते हैं। और व्यंजन में आपको हमने बताया कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, या, रा, लाभा और श, सा, ह। ये 33 होते हैं। और अंत में और बताया कि अयोगवा ये भी नया शब्द है। ये ना स्वर होते हैं और ना व्यंजन, मतलब स्वर और व्यंजन में इनकी गिनती नहीं होती है, ये 2 होते हैं। अनुस्वार किसको कहते हैं? जब हम किसी वर्ण के ऊपर बिंदी लगाते हैं तो वो अनुस्वार कहलाता है। और जब हम आपने संस्कृत में कई बार श्लोक पढ़ते समय भी देखा होगा, रामम पुस्तकम, जैसे हम यहाँ लिखते हैं, देखिए राम शब्द हमने लिखा है, फिर जब हम इसको लिखते हैं रामम, राम को, तो हम इसके नीचे हलंत लगा देते हैं। या नमामि रामम, तब हम कई बार ऐसे भी लिख देते हैं। ये देखिए, ये आपका अनुस्वार आ गया रामम, और ये हलंत आ गया। ध्यान से देखिए, ये हलंत, अनुस्वार और विसर्ग 3 शब्द आज आपको ध्यान से देखने हैं और समझने भी हैं कि संस्कृत में इनका प्रयोग कैसे किया जाता है, जो ये अयोगवा कहलाते हैं। जब हम किसी शब्द के ऊपर बिंदी लगाते हैं तो वो अनुस्वार कहलाता है। जब हम
रामम शब्द ऐसे लिखते हैं, हलंत लगाते हैं, तो ये हलंत शब्द, हलंत है इसका। हमेशा आप देखते हो माँ में हलंत लगा हुआ होता है। तो कई बार आपको शंका होती है कि मैम ये नीचे लाइन क्यों है? नीचे लाइन इसलिए है कि ये आधा वर्ण है। जब हम इसमें हलंत लगा दिया तो ये आधा वर्ण है। उसके बाद जब हम इसको स्वर से मिलाते हैं तब ये पूरा वर्ण बनता है। इसके बाद आपको विसर्ग भी देखना है। इसी राम शब्द को जब हम पहले हमने लिखा राम सिंपल हिंदी में, लेकिन जब हम इसे संस्कृत में लिखेंगे तो हम लिखेंगे रामा, विसर्ग लगा देंगे तो ये हमारा संस्कृत का शब्द बन जाएगा। ऐसे ही आप सबके नामों के आगे जब हम विसर्ग लगाते हैं तो वो संस्कृत के शब्द बनते जाते हैं। फिर स्वरों का उच्चारण, ये लाइनें बहुत ध्यान से समझ लीजिए, लर्न भी कर लीजिए। स्वरों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो आप देखो कहीं भी कोई हलंत नहीं है, इन्हें हम बिना किसी की सहायता से बोलते हैं। जबकि व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वरों की सहायता से ही उच्चारित किए जाते हैं। बिना स्वरों की सहायता के हम व्यंजन उच्चारित नहीं कर सकते। जैसे देखिए हलंत लगाए तो हम बोलेंगे को, खो, गु, आधे आधे वर्ण है ये। लेकिन जब हम इसमें आ लगा देते हैं तभी हम इसका पूर्ण रूप से उच्चारण करते हैं। क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ट ड ढ ण। ठीक है, तो आज आपको हलंत, अनुस्वार, उपसर्ग, विसर्ग ये शब्द बताए गए। भाषा के दो रूप भी बताए गए, मौखिक और लिखित। भाषा की सबसे छोटी इकाई बताई गई जो वर्ण है। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। तीसरा अयोगभाव बताया जो ना स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं। इसके दो भेद हैं, अनुस्वार और विसर्ग। ओके, आशा है आपको कुछ ABCD शुरू हो गई है आपकी संस्कृत की, और समझ में आनी भी शुरू हो जाएगी जब आप बार बार इस वीडियो को देखोगे और लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे। अगले वीडियो तक की प्रतीक्षा में बाय बाय।